लोके जरानु ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरानु भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग कैंसर और आयुर्वेद यह विषय पे बात करना चाहते हैं। यह एक दिन में बात करने वाली बात नहीं है। कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो आयुर्वेद से कैंसर को समझना, ट्रीटमेंट देना, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। मैं आज थोड़ा सा प्रस्तावना रखूंगा, थोड़ा सा शुरुआत कर रहा हूँ। और क्योंकि बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे तो हम लोग कैंसर का निदान कैसे करना चाहिए, कैंसर के लक्षण क्या है, कैंसर का मेडिसिन क्या क्या उपयोगी पड़ती है, किस स्टेज तक हम कैंसर में ट्रीटमेंट दें, और कुछ नया नया चीज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं आप लोग को स्क्रीन पे कुछ दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आप लोग को कैंसर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। आप क्योंकि भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं पहले ऐसे ही थोड़ा बताता हूँ कि कैंसर जो रहता है एब नॉर्मल ग्रोथ होने लगता है शरीर में। अचानक ही बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगती है। कोई सेल का हो सकता है कैंसर, कोई ऑर्गन का हो सकता है, कोई टिश्यू का हो सकता है, और कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैंसर होता है कि हृदय में भी कैंसर होता है। हार्ट कैंसर रेयरेस्ट केस होता है। तो इसमें हमें कृमि हृदरोग का जो मेडिसिन है वह देना पड़ता है। और कैंसर का इलाज करना है तो परहेज और लाइफस्टाइल इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैंसर के पेशेंट को भूख नहीं लगती है ज्यादातर। तो उसके पहले उसका हमें ये देखना चाहिए कि क्यों भूख नहीं लग रही है। कैंसर होने के पहले उसका लाइफ बहुत डिसिप्लिन था, और बाद में उसको कैंसर हो गया। तो उसके अनुसार जैसे पहले कैंसर होने के पहले उसको 10 बजे 10 AM में बहुत तेज भूख लगती थी, और बाद में कैंसर होने के बाद उसको भूख मर गई है। तो हमें जो भी भूख बढ़ाने वाली दीपन पाचन दवाइयां देनी है वो उसको 10 बजे के टाइम पर ही देनी है, क्योंकि उसका नॉर्मल रूटीन वही है कि 10 बजे उसको पहले भूख लगती थी, कैंसर हो गया उसको फिर भूख कम हो गई। ये हमें सोचना चाहिए। अग्नि संदूषक दवाइयां जो देनी है वो हमें 10 बजे ही देनी है। तो क्यों, उससे क्या फायदा होता है? तो जो भी ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे लीवर है, फिर हमारा जो पेंक्रियास है, फिर डिओडिनम है, स्टमक है, उनकी जो मेमोरी रहती है, स्मृति रहती है, ऑर्गन की मेमोरी, वह जागृत हो जाती है। और वह उस टाइम पे काम करने लगती है। उसको याद आ जाता है कि मैं 10 बजे, पेंक्रियास बोलेगा कि मैं 10 बजे अपना पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता था। लीवर बोलता है कि मैं इतने टाइम पे पित्त या बाइल को सिक्रेट करता था। और डिओडिनम के जो सिक्रेशन है वो बोलेंगे कि हम इस टाइम पे करते थे। इसलिए अग्नि संदूषक जो दीपन दवाइयां हैं वो हमें उसके कैंसर होने के पहले जो टाइम भूख लगने का था वह उसी टाइम पे देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब यहाँ पे मेमोरी, ऑर्गन मेमोरी का हम उपयोग करके कैंसर की दवाइयां देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम कैंसर की अच्छी से अच्छी दवाई दें। हमारा आयुर्वेद का सबसे बड़ा मेन प्रिंसिपल है दीपन पाचन अनुलोमन, अग्नि को बढ़ाना, आम का पचन करना,
स्रोत को शुद्ध करना, मतलब अनुलोमन करना, इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो और हमें पेशेंट का जब केस टेकिंग करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, तो पेशेंट कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, व्यायाम करते हैं कि नहीं करते हैं, कितने बजे तक करते हैं, क्योंकि इन सब का एक रिदम होता है। अब डॉक्टर हरिहर सर है, अगर ये अपने जीवन में 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं, फिर उसके बाद में उठने के बाद स्नान वगैरह करके, पूजा पाठ करके, और फिर ब्रेकफास्ट में कुछ ड्राई फ्रूट खाते हैं, फिर दिन में हल्का खाना खाते हैं। तो एक रिदम रहता है सबका, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हरिहर सर, मतलब सबका अपना अपना होता है। जैसे डॉक्टर विकास कुमार जी ब्रेकफास्ट में कुछ खाते हैं, इतने बजे उठना, इतने बजे उठना, फिर काम पे जाना, इतने बजे स्नान करना, सबका एक रिदम होता है, बॉडी का रिदम होता है। तो जो सबसे अच्छी चीजें होते हैं वो भगवान जी ने हमें दिया है, और रिदम से जो भी काम होता है वो सबसे परफेक्ट होता है। तो उसका हम सब सोचते हैं ना, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और एक प्रकृति में भी एक नियम बनाया है, रिदम बताया है, कि चांद और सूरज प्रकृति में हमको भगवान ने गॉड गिफ्टेड दिया है। तो ऋग्वेद में एक सूत्र है कि मनुष्य जाति को, जितने भी मनुष्य हैं हम लोग को, चांद और सूरज की भांति हमें नित्य रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह को सूर्य ऐसे कभी बोलता है कि मैं रात को ज्यादा खाना हो गया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, पेट साफ नहीं हुआ है, तो मैं आज छुट्टी का दिन है तो मैं नहीं उगूंगा, मैं सनराइज नहीं करूंगा, ऐसा कभी सूरज बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना। वो टाइम टू टाइम आते हैं। और वैसे ही हमारे शरीर का भी संबंध जो है, जो एक क्लॉक है, सिसेरियन क्लॉक जो है ना, कार्डियन जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके हिसाब से हमारा शरीर भी चलता है, हमारा फिजियोलॉजी चलता है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक सूर्य के उस पे हमारा चलता है। और चंद्रमा जब आते हैं तो कफ का काल शुरू होता है, रात्रि जो होता है कफ का काल होता है। जब सूर्य और चंद्रमा और सारे ग्रह नक्षत्र डिसिप्लिन का फॉलो करते हैं, तो मनुष्य को क्यों नहीं करना चाहिए? तो और जब चांद डूब जाए और सूरज ऊपर आ जाए, सनराइज हो जाए, और उस टाइम पे हमें भूख जागृत हो जाए, क्योंकि हृदय जो कमल के रूप में रहता है, वह हृदय भी जागृत हो जाता है सुबह उठने के बाद, जो टाइम पे उठते हैं, तो हार्ट का पंपिंग भी बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे भूख जागृत होती है, तभी खाना खाना चाहिए। अगर अग्निमांद्य लक्षण हो रहा है और कैंसर ये लक्षण आ रहे हैं, तो जो हमारा रिदम है वह कहीं ना कहीं बिगड़ गया है ना। तो इसको हमें देखना चाहिए। और कोई भी शरीर में हमें अच्छी करनी है, तो हमें डिसिप्लिन चांद और सूरज के हिसाब से ही करना चाहिए। मैं आप लोगों ने कभी भी केस टेकिंग में देखा होगा, मैं सभी पेशेंट लोगों को बोलता हूँ कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठाइए, ब्राह्म मुहूर्त में उठा के 1-2 घंटा एक्सरसाइज कराइए, अर्धशक्ति व्यायाम कराइए, वहां से आने के बाद मंड पिलाइए। भूख नहीं लगी है तो कुछ खाने को ना देना है, जब भूख लगेगी तो आधा पेट खाना खाना है, फिर भूख लगेगी तो आधा पेट खाना है, और सूर्यास्त के बाद नहीं खाना खाना है। ये हमारे शरीर को बायोलॉजिकली फिट रखने के लिए दिनचर्या बताया गया है। त्रिविध कुक्षीय बताया गया है। वेगों को न धारण करना, भूख लगने पे खाना, अध्यशन न करना, विषमासन न करना, विरुद्धासन न करना, समशन न करना, ये सब बताया है। तो डिसिप्लिन जो है वह हर चीज का टाइम बॉन्डेड रहता है। अगर उत्पत्ति और नाश दोनों काल के अधीन रहते हैं, एक टाइम के बॉन्डेड रहते हैं सब चीज। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य की जैसे उत्पत्ति होती है, फिर नाश होता है, उसी तरह से दुनिया के हर चीज का उत्पत्ति और नाश रहता है, सब टाइम बॉन्डेड रहते हैं। जो एब्सोल्यूट चीज है ना, वह एब्सोल्यूट चीज काल है क्या? तो काल एब्सोल्यूट नहीं है। काल जो है वो परिवर्तित होते रहता है, भगवत गीता में बोला है कि समय बदलता रहता है। और आयुर्वेद ने काल का बहुत ज्यादा महत्व बताया है। आयुर्वेद में बोला है कि खादिन्य आत्मा मना कालो। तो मन और काल, काल जो बताया है उसको हम लोग कोई भी द्रव्यों को काल के हिसाब से देखते हैं। आयुर्वेद में भी बताया है कि खाना पकता है, संस्कारित करते हैं, चावल एक टाइम के बाद पक जाता है, मैंगो है कच्चा रहता है, पकता है फिर सड़ता है। वैसे व्याधि जो है उसका एक टाइम पीरियड रहता है। हम लोगों ने सतत ज्वर, संतत ज्वर इसमें देखा है, ज्वर आता है कौन से काल में? कफत ज्वर होता है, वसंत ऋतु में कफत ज्वर होता है, और वर्षा ऋतु में वातज ज्वर रहता है, शरद ऋतु में पित्त ज्वर रहता है। ये हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब मैं आप लोगों को कैंसर का पीपीटी दिखा के बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप लोग कैंसर के पेशेंट जरूर देखते होंगे, और आप लोग का अपना अपना अनुभव होगा कि कैंसर को हमें किस तरह से देखना चाहिए। तो मैं इसी कैंसर से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए।
तो काल भी श्रिंक हो सकता है, काल ऊपर भी हो सकता है, काल नीचे भी हो सकता है। और जो बताया लॉज ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन ने बताया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, टाइम डिस्टेंस और कांस्टेंट एमसी स्क्वायर। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है, ये सबसे प्रूफ होता है कि काल का कितना ज्यादा महत्व है। मनुष्य का काल अगर अच्छा हो तो सब अच्छा होता है, मनुष्य का काल खराब हो तो बहुत काल खराब होता है। अभी आप देखेंगे, एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी बहुत टैलेंटेड है, इनका समय नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का। उनका जब टाइम आएगा तो कोई रोक नहीं सकता है। मोदी जी जो है, मैं बस टाइम की बात बता रहा हूँ, मोदी जी जो है पहले प्रधानमंत्री नहीं बने, उनका जब टाइम आया तभी वो प्रधानमंत्री बने। मतलब काल का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो इसी तरह से काल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। काल का आयुर्वेद में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। अगर हम लोग देखें तो रजस वाला परिचर्या बताया है। रजस वाला परिचर्या मतलब क्या है कि रज जब आता है, मेंसेस आता है 28 से 30 दिन के बाद, जब महीना आता है, तो उस टाइम पे कुछ परिचर्या करने के लिए बोला है कि तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना है, ज्यादा उछल कूद नहीं करना है, शांत रहना है, अपने आप को मन को शांत रखना है, कुछ परिचर्या बताया है। वो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह से जब कंसेप्शन हो गया तो गर्भिणी की परिचर्या कुछ बताइए, फिर बच्चा पैदा हो गया तो स्तुतिका की परिचर्या बताइए। हर एक जगह काल का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। बाल्यावस्था में कफ का काल होता है, युवावस्था में पित्त का काल होता है, वृद्धावस्था में वात का काल होता है। बहुत ज्यादा महत्व रहता है। बच्चा होने के लिए 9 महीने, मनुष्य शरीर में 9 महीने लगते हैं, तभी बच्चा अच्छा, मतलब बलपुष्ट होके अच्छा उत्पन्न होता है। भैंस जो है बफेलो, उनमें 14 महीने का काल होता है। तो हर एक जगह काल का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो एक चीज हो गया रिलेटिविटी, मतलब थेरी लॉज ऑफ रिलेटिविटी, काल का महत्व है, दिनचर्या का महत्व है, ऋतुचर्या का महत्व है, खाने पीने का महत्व है। तो आयुर्वेद ने काल को बहुत ज्यादा महत्व बनाया है। जब संकट काल आता है तो हमें क्या रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जब सुख का काल है तो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, वो धारणीय वेग, खुशी का वेग को रोकना चाहिए, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो काल जो है, और इसी तरह से हम इसके रिलेशन देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं। चांद और सूरज से जो भी चीजें हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है, वो हमको अच्छी करनी चाहिए। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, आप लोग केस टेकिंग के सेशन में देखते होंगे कि पेशेंट जब भी आते हैं तो हम लोग उनका दिनचर्या, उनका पहले हम देखते हैं व्याधि क्या है, उनकी जीवा देखते हैं, उनका दिनचर्या देखते हैं, उस हिसाब से हम डायग्नोसिस करने का कोशिश करते हैं। तो हमें हर बीमारी के लिए भी ये हमें तय करना होगा कि उसका टाइम कैसे है, मतलब कितना बजे सोता है, कितना बजे उठता है, कितना बजे पानी पीता है, कितना बजे वॉशरूम को जाता है, कितना बजे खाना खाता है, कितना बजे ड्यूटी को जाता है, उसका काम कैसे है, वर्किंग आवर कैसे है, उसका नींद कितना होता है, उसका सोचने समझने की शक्ति कैसे है, वो टीवी और कंप्यूटर में कितना, या फिर लैपटॉप मोबाइल में कितना टाइम देता है। हर चीज का हम एक केस टेकिंग करते हैं तो हमें बहुत कुछ समझ आने लगता है। तो हमें उसको, विकृत है तो उसको हम प्राकृत करते हैं। कैंसर के बारे में भी हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हमें ये काल का बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। आजकल की ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली बीमारी है कैंसर, तो कर्क रोग, तो ये बीमारी है कि नहीं बीमारी है। तो एब एलोपैथी साइंस बोलता है कि एब नॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। एब नॉर्मल ग्रोथ, आयुर्वेद इसको व्याधि मानता है कि ये व्याधि है, वहां पे एब नॉर्मल ग्रोथ मानते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो गर्भ की उत्पत्ति में वाक्य लाकल्य में क्या बोला है कि वायु विभजति, पृथ्वी सहति, आपः क्लेदयति, तेजः पचति, वायु विभजति, आकाशम विवर्धयति। ये चीजें पंच महाभूत के बताया है कि जो वायु है वो विभजन करती है, सेल डिवीजन, मियोसिस मायोटिक सेल डिवीजन करती है प्राकृतिक रूप में। पृथ्वी सहनन करती है, उसको मतलब घट कुछ आकार देती है। आपः क्लेदयति, आप जो है वो क्लेदन कार्य करती है। तेजः पचती, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक सेल से कुछ नया बनाना है, तो वहां पे पिल्लू पाक पीटर पाक की तरह वहां पे तेजः पचती। वायु विभजित, आकाशम विभर देती, आकाश वैक्यूम है वो बढ़ाता है, गर्भ का आकार, गर्भाशय के अंदर का, वो सब कौन करता है, तो आकाश माभूत करता है। तो विभजन का कार्य वात का कारण है। तो ये आता है हमारे मन में प्रश्न कि वात को अच्छा कर दिया, विभजन अच्छा हो गया, ऐसा होता है क्या? वायु की चिकित्सा कर दी तो कैंसर ठीक हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एब नॉर्मल ग्रोथ होती है। तो एक जैसी दूसरी सेल नहीं रहती, जैसी होनी चाहिए वो विकृत सेल होने लगती है।
प्रोलिफरेशन होने लगता है, विकृत विकृत सेल, एबनॉर्मल ग्रोथ और बहुत फास्ट ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। मतलब यहाँ पे सेल और टिश्यू की वृद्धि बिगड़ गई है, जो नॉर्मल होनी चाहिए, वहां पे उसका जो मेमोरी था, जो स्मृति था, वो बिगड़ गया है। अब हम एक और चीज देखें तो हमारे जो पुरखे थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने उनको हमने देखा है क्या? नहीं देखा है। लेकिन जो हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनका कुछ मुख हमारे चेहरे से कुछ सिमिलैरिटी होता है कि नाक ऐसी है हमारे दादाजी जैसा। वो आपने प्रियंका गांधी का देखा होगा कि इंदिरा गांधी के नाक जैसी प्रियंका गांधी का नाक है। मुलायम सिंह यादव के बेटा अखिलेश यादव का नाक उनके जैसा ही है, थोड़ा सा बड़ा है। मतलब या फिर लालू प्रसाद के बेटे का, तेजस्वी का नाक, चेहरा भी उनके जैसा मैच होता है, कुछ कुछ मैचिंग होता है। तो हमारे जो पूर्वज जो रहते थे ना, उनको हमने देखा नहीं है, लेकिन उनका कुछ चीजें हमारे शरीर में आती है, मतलब वो मेमोरी आती है। जो रिप्लिका जो रहता है ना, वो अगर बिगड़ गया है वो चीजें, तो वो कैंसर हो जाता है, वहां पे मेमोरी जो होता है विकृत हो जाता है। मतलब म्यूटेशन वेरिएशन जो होता है, तो कुछ नया बनता है, और वहां पे प्राकृतिक टिकता नहीं है। ये जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं कि बहुत सारे चूहे हैं, रैट्स हैं, बहुत सारे काले काले हैं, और रात को वो बहुत झगड़ा करते हैं, चूहे अंधेरे में इधर उधर घूमते हैं। उनमें कुछ म्यूटेशन हो गया, और सफेद चूहा आ गया म्यूटेशन के द्वारा। सफेद चूहा आ गया तो नेचुरल सिलेक्शन से जो बोलते हैं जो उससे अपोजिट कुछ सफेद चूहा आ गया। नॉर्मल सारे चूहे काले काले हैं। तो जो सफेद वाला जो है ना, वो इतनी भीड़ में जल्दी मर जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अलग है। तो नेचर क्या है कि जो भी अलग चीज होता है उसको नष्ट कर देता है। जो वेरिएशन हो गया है, कुछ अलग चीज हो गया है, उसको नष्ट करने का कोशिश करता है। ये जब सब समान रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, तो उसमें कोई विकृति नहीं होती है, सब एक जैसा रहता है। तो इसीलिए नॉर्मल या एबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है कैंसर में। नॉर्मल सेल भी बनते हैं, लेकिन एबनॉर्मल ग्रोथ ज्यादा होने लगती है, और शरीर जो कैंसर के सेल है उनको मारने का कोशिश करता है, कि वो नेचुरल डिफेंस जो भी है हमारे सेल का इम्यूनिटी है, वो आईजीजी आईजीएम उसको मारने का कोशिश करने लगते हैं। और एक और चीज हमारे इसमें बताया कि आत्मा का एक लक्षण बताया कि ज्ञान, ज्ञानी है आत्मा। इसलिए आत्मा के जो 6 आध्यात्मिक गुण बताए हमने, पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है कि सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, ये सब आत्मा को रहता है। तो आत्मा जो रहती है ना, ये 6 गुणात्मक रहती है। और अगर जैसे रेज है, कोई बीम से रेज आ रहा है, सूर्य प्रकाश आ रहा है, या लेजर का बीम है, तो और कुछ ऐसे ढक दिया, और वहां से रेज पास हो रही है छिद्र में से, तो कुछ पिक्चर में आ जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन हो जाता है। जब अकेला लाइट आएगा तो अलग रहता है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा होता है। और कोई चीज से वो उत्पन्न होके आ रही है, ऐसा हमें समझ आने लगता है। तो इसी तरह से आत्मा जो रहती है ना, वो यह सब चीज देखती है कि आंखों आंखों से कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई है इस दुनिया में जो देख रहा है, सुन रहा है। तो जो हमारा ईशवास्य उपनिषद करके एक ग्रंथ है, उपनिषद, उसमें बताया है कि आत्मा परमात्मा में, एक पेड़ पे 2 पक्षी रहते हैं। एक पक्षी जो है वो काम करता है, वो जीवात्मा है, और एक देखता है, सुनता है, समझता है, और बाद में जितने कर्म है उसका फल भी देता है। मतलब दूसरा पक्षी जो है ना, वो दृष्टा है, श्रोता है, वक्ता है, वो हर चीज है, और आत्मा में भी वो गुण आए हैं। मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ? ये सबको को रिलेट करना है हमें कैंसर से। तो हम लोग जो सुनते हैं, ऐसा कोई तो है जो हमें सुनता है, हमारी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है। तो हम बोलते हैं ना, दृष्टा, घ्राता, श्रोता, वक्ता, ये सब आत्मा के पर्याय शब्द हैं। तो ये सब जो भी आए हैं वो क्वांटम फिजिक्स से जुड़ता हुआ महत्वपूर्ण रहता है। और जो भी चीज स्पिन हो रही है दुनिया में, जो प्रतिकृति है, वह दूसरी दिशा में भी उल्टी, जब स्पिन करते हैं लड्डू को या किसी चीज को, उल्टी दिशा में घूमने वाला है। तो वो हमें समझना चाहिए। तो कैंसर जो है, वह कोई बीमारी नहीं है, वह शरीर में ही तैयार होने वाला विकृत घटक तैयार होने लगते हैं। जो लक्षण समुच्चय है वो, अब मॉडर्न साइंस ये मानता है कि फिजियोलॉजी जो शरीर की है, उसका इंसल्ट हो गया और कुछ एबनॉर्मल सेल्स उत्पन्न होने लगे, तो वह कैंसर होके और फिर डेथ की तरफ लेके जाता है, और आदमी मर जाता है। ऐसा एलोपैथी डॉक्टर्स का मानना है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानते।
हम लोग इसको अलग तरीके से देखते हैं कैंसर को, कि हम लोग क्या बोलते हैं, रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता। दोषों का विषमता ही रोग है और दोषों की साम्यावस्था ही आरोग्य है। एक और बताए, सुख संज्ञकम आरोग्यम, विकारो दुख में च, ऐसा कहना है। अब क्या है कि जैसे श्वित्र हो गया, किसी को सफेद दाग हो गया है, तो सफेद हो गया तो क्या हो गया, उसके बच्चे होंगे, संतान होगी, बच्चा खेलेगा कूदेगा खाएगा पिएगा, लेकिन उसके मन में कुछ तो रहता है कि मुझे सफेद दाग है। तो विकारो दुख में विकार जो है वो दुख स्वरूप है, मानसिक हो या शारीरिक हो, विकार मतलब विकार। तो ऐसे कैंसर जो है ना, आयुर्वेद के शास्त्र के हिसाब से वो व्याधि है, एलोपैथी के साइंस के हिसाब से वो बीमारी नहीं है। वो लोग एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ है तो इसलिए केमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, सर्जरी करते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ तो एक डिजीज के रूप में नहीं करते हैं, वो एबनॉर्मल ग्रोथ मानते हैं। हम लोग उसको व्याधि मानते हैं, क्योंकि रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता। तो मैंने यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स बताया, काल का महत्व बताया कि काल कितना इंपॉर्टेंट है, दिनचर्या बताया कि पेशेंट का हमें दिनचर्या देखना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। कैंसर का इलाज करने के लिए सुबह उठना, दिन में न सोना, हिसाब से खाना खाना, त्रिविध कुक्षय के हिसाब से खाना, ये सब का बहुत ज्यादा महत्व है। अभी मैं, क्योंकि अभी कम लोग ही हैं जुड़े हुए हैं, ये विषय बहुत गहन विषय है, इसको हम कल से रेगुलर करेंगे। कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए, कैंसर होने के कारण क्या है, कैंसर होने के लक्षण क्या हैं, कैंसर पे आयुर्वेद की दवाइयाँ किस तरह से सोचनी चाहिए और क्या रिजल्ट आता है, ये सब हम विस्तार से आगे आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। तो अभी मैं अपना सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। अभी मैंने थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही दिया, बाकी लोग जुड़ जाएंगे तो और मजा आएगा डिस्कशन करने में। तो अभी हम लोग रात को 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी को। हम थोड़ा ब्रेक के बाद मिलते हैं।